गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, 19 वर्षीय राकेश की माँ सुधा जी अपने बेटे से कह रही थी कि अपने पड़ोस में रहने वाली मधु बहुत अपशगुनी है। पहले तो 5 साल की उम्र में अपनी माँ को खा गई और अब 18 साल की उम्र में अपने पिता को भी खा गई। सुधा जी इस तरह की बातें करे जा रही थी। ये सुनकर राकेश ने कहा, माँ ज़रा सोच समझ कर बात किया करो। एक तो बेचारी मधु अनाथ हो गई, उसके माता पिता दोनों इस दुनिया से चले गए, ऊपर से तुम इस तरह की बातें कर रही हो। इसमें मधु की क्या गलती है? वो अपने माता पिता को कैसे खा गई? उसके पिताजी बीमार थे, उनका इलाज नहीं हुआ, तो इसमें मधु की क्या गलती है? मुझे तो उस बेचारी पर बड़ी दया आती है। ना जाने अब उसका क्या होगा। राकेश अपनी माँ को समझाते हुए कह रहा था। ना जाने उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी। ये सुनकर सुधा जी कहने लगी, गांव में उसके चाचा चाची रहते हैं, उन्हीं के पास रहेगी। सुधा जी ने मधु के बारे में और बहुत सारे कठोर शब्द कहे। राकेश बोला, माँ उस बेचारी के लिए ऐसे शब्द ना बोला करो। ज़रा उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश करो। बेचारी कितनी दुखी होगी। राकेश ने फिर से माँ को समझाना चाहा। सुधा जी कहने लगी, तुझे उस पर इतनी दया क्यों आ रही है? उसकी वजह से तू अपनी माँ से लड़ रहा है। राकेश बोला, माँ तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो तब किसी न किसी की बुराई लेकर बैठ जाती हो। तुम्हें तो किसी में कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती। राकेश ने झुंझलाते हुए अपनी माँ को जवाब दिया। बेचारी मधु माता पिता की मृत्यु के बाद अब अपने चाचा चाची के पास रहने लगी। उसकी चाची ने तो जैसे जुर्म करने में कोई कमी नहीं रखी। बेचारी मधु सुबह से उठकर काम में लग जाती, रात तक काम में लगी रहती, फिर भी उस बेचारी को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। बेचारी का दुख दर्द देखकर गांव वाले मन महसूस कर रह जाते। अगर कोई उसकी चाची से कुछ कह देता तो मधु की चाची का जवाब होता था कि तुम लोग ही इसे अपने घर में रख लो और खिला लो। मधु पर हो रहे जुर्म को राकेश रोज देख रहा था। उसे बुरा तो बहुत लगता था। वो सोचता था कि किस दिन जाकर वो उसके चाचा चाची को कह दे कि तुम लोग इंसान हो या जानवर। पर वो कर भी क्या सकता था? राकेश को पता था अगर वो मधु की तरफदारी करेगा तो उसकी चाची उसे बहुत बुरा भला कहेगी। ऊपर से उसे अपनी माँ की कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। राकेश को मधु से बहुत हमदर्दी थी, पर वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता था। 1 साल के बाद मधु की चाची ने मधु की शादी एक 50 साल के बीमार आदमी से तय कर दी। अब बेचारी मधु क्या करती? चाची गांव में सभी से कह रही थी कि ये लड़की खाते पीते घर जाएगी और वहाँ सुखी रहेगी। वैसे भी सब जानते हैं कि ये अपशगुनी है, पहले ही अपने माता पिता को खा गई। मधु रो रो कर अपने ससुराल चली गई। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। ये बात राकेश को भी बहुत बुरी लगी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी दुख था, पर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। अब मधु को अपने ससुराल में गए 3 साल हो गए थे। इस बीच वो कभी भी अपनी चाचा चाची के घर नहीं आई, न ही उसके चाचा चाची उसके ससुराल में उसकी खबर लेने गए। बेचारी मधु का कोई भी नहीं था इस दुनिया में। अब एक दिन मधु अचानक से अपने चाचा चाची के घर आई और मधु सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और वो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। मधु का पति पहले से बीमार था। मधु ने पति की बहुत सेवा की, लेकिन वो अपने पति को बचा नहीं पाई और मधु के पति की मौत हो गई। मधु के पति के बड़े बड़े बच्चे थे, जिन्होंने मधु को मार पीट कर घर से निकाल दिया, ये कहकर कि हमारे पिता की मौत का कारण तुम हो, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम अपशगुनी हो। जहाँ जाती हो वहाँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। अब मधु बेचारी कहाँ जाती? उसे चाचा चाची के पास ही लौटना पड़ा। वो जानती थी
कि अगर मैं चाचा चाची के घर जाऊंगी तो वहाँ पर भी वो लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। पर वो बेचारी क्या करती, उसे मजबूरी में अपनी चाची के घर पर आना ही पड़ा। अब मधु को यूं देखकर उसकी चाची बोली, तू फिर से यहाँ आ गई अपने पति को खाकर। मधु की चाची चिल्लाई जा रही थी। बेचारी मधु मुंह लटकाए बैठी थी, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं थी। राकेश मधु के पड़ोस में रहता था, वो खड़े खड़े सब सुन रहा था। राकेश से ये देखा नहीं गया, ना ही ये सब सुना गया। उसने ना आप देखा ना ताप। उसने मधु की चाची को जाकर कह दिया, क्यों इस बेचारी को इतना सुना रही हो, इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जो तुम्हारे मुंह में आता है वही बोल देती हो। इसका दुनिया में कोई नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए तुम वो ही करो। ज़रा भगवान से डरो। ये सुनकर मधु की चाची बोली, तू मुझे सुनाने वाला कौन है और मधु तेरी क्या लगती है? इसके बाद मधु की चाची ने राकेश की माँ को जाकर कह दिया, अपने बेटे को समझा दो, आगे से इसने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अगर इतनी ही दया आ रही है तो इस मधु को अपने घर पर ही ले जाओ। राकेश ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ अब मैं मधु को अपने घर ही ले जाऊंगा। मधु की चाची ने राकेश को वहाँ से निकाल दिया, लेकिन अब राकेश का मन वहीं पर अटका था। वो मधु के बारे में सोचकर बहुत परेशान था कि अब ना जाने उस बेचारी का क्या होगा, क्योंकि मधु की चाची तो बहुत ही बुरे व्यवहार वाली महिला थी। वो जानता था कि वो मधु को चैन से जीने नहीं देगी। पर राकेश क्या करता? सोचते सोचते उसे रात हो गई और उसे अपनी माँ की डांट भी सुनने को मिली। घर आते ही राकेश की माँ ने भी मधु के बारे में अब शब्द कहने शुरू कर दिए। राकेश ने सुनकर कहा, माँ मधु के बारे में कुछ मत कहना, वो बेचारी वैसे ही दुखी है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमेशा ही तुम भी उसके पीछे पड़ी रहती हो? इतना कहकर राकेश अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राकेश खेत से लौट रहा था। बीच में एक जंगल पड़ता था। जब राकेश उधर से गुजरा तो उसने देखा कि मधु एक पेड़ के पास बैठी कुछ सोच रही थी और मधु की आंखों में आंसू थे। राकेश मधु के पास गया, बोला, तुम यहाँ शाम के समय क्या कर रही हो? अंधेरा होने वाला है, तुम अपने घर जाओ। मधु ने भी गुस्से में कह दिया, मुझे अकेला छोड़ दो। राकेश ने मधु से कहा, ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं, रात हो रही है, तुम अपने घर पर चली जाओ। ये सुनकर मधु बोली, कौन सा घर, किसका घर? मेरा कोई घर नहीं है, मेरे जो मन में आएगा मैं वो ही करूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। राकेश ने मधु से कहा, यहाँ बैठकर तुम क्या करोगी? मधु ने कहा, घर जाकर मैं क्या करूँ? मुझे मेरी चाची के ताने सुनने को मिलते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुझे कुछ हो भी जाए? मेरे लिए इस दुनिया में रोने वाला है ही कौन? राकेश ने मधु से कहा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो तुम मेरे घर पर चलो। मधु ने राकेश को कहा, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी चाची ने मुझे बहुत मारा। अब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की मार भी खाऊं? तुम्हारी माँ भी मुझे बहुत बुरा भला कहती है। मैं मजबूर हूँ, इसीलिए सुनती रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कैसी है। राकेश के मन में मधु के लिए बहुत सहानुभूति थी। राकेश ने मधु से कह दिया कि अगर तुम यूं ही मेरे घर पर नहीं जा सकती तो तुम्हें मेरे साथ शादी करके मेरे घर चलना होगा। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर मधु हैरान हो गई। कहने लगी, ऐसा करने पर तुम्हारी माँ तुम्हें भी घर से निकाल देगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और तुम अपनी माँ को मेरी वजह से दुखी ना करो। लेकिन राकेश ने मधु की एक भी बात नहीं सुनी और वो मधु को लेकर अपने घर पर आ गया। घर पहुंचकर राकेश ने देखा कि उसकी माँ सुधा जी आंगन में बैठे हुए उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सुधा जी ने मधु को देखा तो वो बोल पड़ी, इस अपशगुनी को लेकर यहाँ क्यों आया है? इस मनहूस ने मेरे आंगन में कदम रख दिया, अब मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो जहाँ जाती है लोगों को खा जाती है। ये सुनकर राकेश ने माँ से कह दिया, माँ अब इस बेचारी मधु को कुछ भी मत कहना। अगर तुमने इसे कुछ कहा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली इस घर में रहना। ये सुनकर सुधा जी ने कह दिया,
जाना है तो जा, पर इस मनहूस को मैं मेरे घर में नहीं रखूंगी। पहले ही अपने माता पिता को खा गई, अब अपने पति को भी खा गई। सुधा जी बहुत ही गुस्से में थी। जब ये बात सुधा जी ने बोली तो ये बात राकेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। राकेश ने भी गुस्से में अपनी माँ सुधा जी को जवाब दे दिया, माँ, अगर मधु अपशगुनी है तो आप क्या हो? आप भी अपने पति को खा गई, तभी तो मेरे पिता भी जिंदा नहीं हैं। अपनी बेटे की इस बात को सुनकर सुधा जी को एक झटका सा लगा, लेकिन इस बात ने उन्हें मन ही मन सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा बेटा राकेश सही तो कह रहा है, मुझे ऐसे किसी को भी नहीं कहना चाहिए। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो इसमें किसी और की क्या गलती है, क्योंकि भगवान ने जिसकी जितनी आयु लिखी है वो इंसान तो उतने दिन ही जिएगा। माता पिता की मृत्यु में और पति की मृत्यु में मधु का क्या कसूर था? इस बेचारी की जिंदगी में तो पहले ही बहुत दुख है और सब जानते हैं कि इसका पति बीमार था, इसीलिए उसकी मौत हो गई, तो इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। बचपन से ही ये बेचारी मुसीबतों की मारी है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हम इसे सहारा देते हैं तो भगवान हमारा भी भला ही करेगा। ये सोचकर सुधा जी अपने घर से निकलने लगी। राकेश को डर लग रहा था कि ना जाने उसकी माँ कहाँ जा रही है। अब राकेश ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो? अब सुधा जी का कहना था, मैं पंडित जी से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाना है। अच्छा मुहूर्त देखकर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। इस बेचारी लड़की को एक सहारा मिल जाएगा। अब इसे अपने चाचा चाची के पास नहीं जाना होगा। इस बेचारी ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मैं इसे बेटी बनाकर रखूंगी। ये बेचारी बहुत भोली भाली है। माँ की ये बात सुनकर राकेश बहुत खुश था। मधु भी खुश थी कि अब उसे जिंदगी जीने के लिए अपना एक घर परिवार मिलने वाला था। कहते हैं ना, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। इसके बाद सुधा जी ने राकेश की शादी मधु से करवा दी और वो दोनों सुधा जी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। साथ संगत जी, हमारे समाज में अक्सर यही होता है, अगर किसी घर परिवार में किसी की मौत हो जाए या किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो उस घर की महिला के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। कह दिया जाता है कि ये महिला डायन है या ये अपशगुनी है। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि कोई भी महिला ना तो डायन होती है ना ही अपशगुनी होती है, लेकिन घटिया और छोटी सोच वाले लोग ना जाने क्यों हर एक इल्ज़ाम एक महिला पर लगा देते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।